वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग स्टेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो कुछ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बट लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आप क्लास 12 लेवल से पढ़ते आ रहे हो। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सिंपल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट के बारे में, तो मुश्किल नहीं होगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेज विथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब जो है क्या बोल रहा है कि इक्वल फोर्स है, ठीक है, और क्या है, और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग है। तो ऐसे कह सकते हो कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, अनलाइक पैरेलल है, ठीक है। तो और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट या टॉर्क होता क्या है, ये होता है फोर्स क्रॉस आर, ठीक है। ये आप बोलते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से जिससे डिफाइन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थर्ड नंबर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, बोलता है इफ़ ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देन द बॉडी, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन और रोटेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपने देख लिया है। तो देखो अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो है वो ट्रांसलेशनली क्या है, रेस्ट पर है। दैट मीन्स ये कि कोई भी एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। तो एक तो रेस्ट पर होगा तब भी वो ट्रांसलेशन में होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस केस में भी कोई एक्सीलरेशन उस पर जो है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस केस में भी वो क्या होगा, ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में होगा। ये हम लोग जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे पूरा आपको वो थ्योरी दे देता हूँ, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज विथ द टाइम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए, ये आप कह सकते हो। और इक्विवेलेंटली द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। अब इस केस में क्या है, ये तब हो सकता है या तो बॉडी आपका रेस्ट पर हो, ठीक है, या क्या हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो। इस केस में भी एक्सीलरेशन 0 होगा। देन वी से दैट इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। और अगर देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती है तो ये कब होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इज 0, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में जो भी टॉर्क है वो सारा का सम 0 होना चाहिए, तब वो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये बहुत आसान सा चीज़ है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अभी मैंने आपको बताया कि कब होगा, जब अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, बोलता है इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द बॉडी, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, बस ये बोला, सिर्फ ये बोला है कि इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट फोर्स लग रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये जो है किस सेंस में लग रहा है, क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो उस केस में तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपका हो जाएगा, कह लो कि बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम में होगा, उसमें कुछ भी वहाँ पे रोटेशनल या ट्रांसलेशनल का इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, पहले आप इसको समझ जाइए, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, प्लस आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है, तब वो मैकेनिकल में होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि
इसमें ये भी केस तो हो सकता है ना जो मैंने लिया है, अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा तो इसमें तो कुछ ना कुछ रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क वैल्यू मेरे को मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे को कुछ ना कुछ टॉर्क वैल्यू मिलता है दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे रोटेशन होगा, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो और अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ट्रांसलेशन भी जीरो होगा और रोटेशन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ इस केस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बट इस केस में नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन जीरो है, रोटेशन तो मेरे को दिख रहा है क्योंकि टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, बट इसका भी डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी होता क्या है ये भी आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम, और इक्विवेलेंटली द बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन नॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। कंडीशन फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, the total force that is the vector sum of the forces on a rigid body is जीरो। देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो शर्तें हैं, ठीक है। एक तो ये कि टोटल फोर्स जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज है रिजिड बॉडी पे वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा था कि अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा तो उसके इसमें जीरो हो जाएगा। और दूसरा ये है कि टोटल टॉर्क जो है द वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क्स ऑन द रिजिड बॉडी ये भी आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो ये रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा और दूसरा टोटल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, ये दोनों केस होना चाहिए। इफ़ द फोर्सेज ऑन रिजिड बॉडी आर एक्टिंग इन 3 डायमेंशन, अब ये भी देख लीजिए, अगर 3 डायमेंशन जो है फोर्स है, ओके, देन 6 इंडिपेंडेंट कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो, ये चूँकि वो थ्योरी वाला पोर्सन में नहीं था, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है तो इसको आप नोट कर लो, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो 3 डायमेंशन में जो है, ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो आपको 6 इंडिपेंडेंट कंडीशंस चाहिए, किसके लिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। और अगर आपको सारे फोर्सेस कोप्लेनर होंगे, ये क्या होगा, ये आपका नॉन कोप्लेनर कोर्सेज है, ठीक है। अगर आपका नॉन कोप्लेनर है फोर्सेस तब उस केस में 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, हमको 6 कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर मान लो आपका फोर्सेस कोप्लेनर है, इफ़ दी ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कोप्लेनर देन वी नीड ओनली 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर द मैकेनिकल। तो हमको सिर्फ 3 ही चाहिए होगा, ठीक है। तो ये भी कभी बार पूछता है तो ध्यान रखिएगा। ए बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज इट मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये तो देखो नाम से ही क्लियर है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब उसमें कोई एक इक्विलिब्रियम हो, एक ना हो। या तो ट्रांसलेशन में हो सकता है, रोटेशनल में नहीं होगा, या तो आपका रोटेशनल में हो सकता है, वो ट्रांसलेशन में नहीं होगा, तो उसके इसमें इसको हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कपल क्या होता है। कपल जैसा मैं आपको ऊपर में बताया था, तो कपल क्या होता है, ए पेयर ऑफ फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। मतलब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स तो होगा, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगा। एक का ये है तो मान लो एक का ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अच्छा, एक कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन, ये रोटेशन करता है, ठीक है, विदाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे इस केस को मैंने दिखाया है कि अगर ऐसा अभी जो केस है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्सेस आपने लिया हुआ है इक्वल अपोजिट, तो ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप देखोगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो मेरा जीरो आएगा। इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट तो जीरो आ गया, लेकिन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों चाहिए ना, कि रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए और दूसरा ये कि ट्रांसलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए जीरो तो है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या है, जीरो है, तो बॉडी आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन क्योंकि पेयर ऑफ फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे इसकी वजह से कपल और टॉर्क मिल रहा है। तो इस कपल और टॉर्क की वजह से क्या है, ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा और जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज सेम। अच्छा, अगर ये सेम हो रहता लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तब ये कहलाता किसमें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। बट द बॉडी विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कुल मिला जुला करके क्या है आपका,
ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं है, जबकि ट्रांसलेशन में है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्मली नहीं कह सकता, क्योंकि मैकेनिकल के लिए ये दोनों शर्तें होनी जरूरी है, जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये देखो पूरा नोट है, ये नोट आप लिख लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सारी बातें यहाँ पे एकदम क्लैरिफाई कर दी गई हैं। ठीक है, पूरा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपको दोनों चीज़ देखना है, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, इफ़ ए बॉडी इज रोटेटिंग एट इट्स पोजिशन विथ ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देन द बॉडी विल बी इन। देखो रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है तो यानी कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है। कब, जब इसका रोटेशनल एक्सीलरेशन 0 हो। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यानी अगर ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो क्या होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन आपका क्या हो जा रहा है, 0। और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, राइट। और ट्रांसलेशनल, चूँकि यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो सिर्फ रोटेशन है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो, चूँकि सिर्फ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिखा है ना और कुछ लिखा नहीं है, तो ट्रांसलेशनल के लिए आपको कुछ भी एक्सीलरेशन मिल नहीं रहा, जिसके वजह से आप इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 7 नंबर आएगा ना, यस 7 नंबर क्या है, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगेन देखो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल में कहलाने के लिए ट्रांसलेशनल 0 होना चाहिए और रोटेशनल एक्सीलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी 0, ये जरूरी है। वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क ऑन द बॉडी, ये भी 0 जरूरी है, यानी दोनों होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर कि बोथ 1 and 2 इज रिक्वायर्ड। तो देखो मुश्किल नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, इन कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखोगे, आपको मुश्किल नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अगर MCQs आते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो आप उसको कर पाओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। बहुत तरह का फ्री वीडियो है चैनल में, जिसको आप देख करके काफ़ी बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड से PGT की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि मैथमेटिकल फिजिक्स भी पूरा आपको पढ़ना होता है। तो पूरा मैंने कोर्स बहुत अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। ये PDF वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो। लॉट ऑफ MCQs मैंने कराया हुआ है, तो आपको काफ़ी सिस्टमेटिक वहाँ पे लर्निंग करने का मौका मिलेगा। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप PGT झारखंड, TGT झारखंड की तैयारी कर सकते हो, KVS PGT TGT की तैयारी कर सकते हो, CSIR नेट की तैयारी कर सकते हो। बहुत कुछ है, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।